Hello students, hope you all are doing good. Myself Dr. Sukriti Mahajan, MDS in Oral Medicine and Radiology. Today this is my third video. Students, I will be regularly posting the videos explaining the topics from Oral Medicine and Radiology for BDS students on my YouTube channel Dental Solutions. So don't miss to subscribe the channel for early updates regarding the uploading of the videos. Moreover, students, I want to tell you that I also practice teledentistry, that is online dental consultation. So do follow my Facebook page Smiling Dental Consultation regarding more information about this. Today's topic are both from the radiology and medicine. Total 6 topics will be covered, 3 from medicine, 3 from radiology. So without wasting any time, let's go to our topic. Number 1 is the Plummer-Vinson syndrome. स्टूडेंट सिंड्रोम जब वर्ड आ गया तो उसमें मेन 2 या 3 से ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स कंबाइन होके एक सिंड्रोम बनाते हैं. तो जब भी किसी पेशेंट में हमें 2 या 3 फाइंडिंग्स इकट्ठी मिल जाती हैं तो उनको साइंटिस्ट एक अलग से नाम दे देते हैं किसी सिंड्रोम का. सो प्लमर-विंसन सिंड्रोम, दिस इज अ रेयर कंडीशन. दिस इज अ ट्रायड ऑफ 3 कंडीशंस. अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? Number 1 is the iron deficiency anemia. Number 2 is the dysphagia. Number 3 is esophageal webs. इसको डिटेल में देखें तो नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, you all know students. Number 2 is the dysphagia. Dysphagia is a term which is used for difficulty in swallowing food. And Plummer-Vinson syndrome में dysphagia is at the level of cricoid muscle of esophagus. Cricoid muscle है जो esophagus का, उसके नीचे से लेवल से डिस्फेजिया शुरू होता है. दिस इज नॉन एज पोस्ट क्रिकॉइड डिस्फेजिया विच इज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्लमर-विंसन सिंड्रोम. एंड सेकेंड इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. थर्ड इज द ईसोफेजियल वेब्स, अपर ईसोफेजियल वेब्स. वेब स्पाइडर के वेब की तरह वेब्स बन जाते हैं मसल टिश्यूज से ईसोफेगस में. तो व्हेन दीज 3 फीचर्स कंबाइन वी गिव इट द टर्म प्लमर-विंसन सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो नोन एज पैटरसन-ब्राउन-कैली सिंड्रोम, more common in middle-aged women. What is the etiology? Etiology is basically the iron deficiency anemia and other nutritional deficiencies. ये अपने आप में ही इसकी एक etiology है. मतलब जिन पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उनमें अगर डिस्फेजिया और ईसोफेजियल वेब्स भी हो जाएं तो हम उस कंडीशन को प्लमर-विंसन सिंड्रोम बोल देते हैं. Another etiological factor is the genetics and autoimmunity. क्लिनिकल फीचर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन फीचर जब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो क्लिनिकल फीचर्स भी अनीमिया के सबसे पहले प्रिवेलेंट होंगे, लाइक वीकनेस, पैलर, फटीग, टैकीकार्डिया. ग्लोसाइटिस, ग्लोसो मीन्स टंग, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और swelling of the tongue. Next is angular cheilitis. Angular cheilitis is the cracking or fissuring of the corner of the lips. Both these glossitis and angular cheilitis are also the main clinical features of anemia or nutritional deficiencies. Koilonychia, spoon shaped nails हो जाते हैं. Enlargement of spleen and thyroid, dysphagia and edentia means loss of teeth. So these 7 clinical features are very important. नाउ इवेल्युएशन और डायग्नोसिस. जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, किसी भी चीज का, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस उसके क्लिनिकल फीचर से ही रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स. तो इसमें सबसे पहले एनीमिया है तो वी विल गो फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट एंड पेरिफेरल स्मीयर एंड आयरन स्टडीज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एंड नेक्स्ट ईसोफेजियल वेब्स के लिए हम बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं. इसमें हम बेरियम मेटल का लोडिंग करते हैं और रेडियोग्राफिकली वेब्स को इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स. मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू बी ट्रीटेड. एंड हाउ इट इज ट्रीटेड? वी गिव आयरन सप्लीमेंटेशन एंड यूजुअली डिस्फेजिया इज रिजॉल्व्ड विद दिस. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सप्लीमेंटेशन आयरन का देते ही डिस्फेजिया ठीक होने लगता है. बट फॉर एडवांस्ड केसेस हमें एंडोस्कोपिक डायलिटेशन करनी पड़ती है डिस्फेजिया के केस में. जब पेशेंट को डिस्फेजिया हायर लेवल का हो तो एंडोस्कोपिक डायलिटेशन करते हैं. डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं, मींस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड्स पे धीरे धीरे और फिर सॉलिड्स पे. एंड देन एट द लास्ट एंडोस्कोपी इज डन फॉर रप्चरिंग द वेब्स. जो वेब्स बन गए हैं वो हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा चीज बन गई है तो वी हैव टू eliminate them, उन्हें दूर करना है तो we rupture them using endoscopy. So students, this was all about
Plummer-Vinson syndrome. It's a very important trending topic in 5 marks short notes in oral medicine. Second topic is Gary's osteomyelitis. It is non-suppurative type of sclerosing osteomyelitis. Non-suppurative. Suppurative term means pus forming. Non-suppurative means पस इसमें नहीं होता है. Characterized by formation of hard bony swelling at the angle of the jaw. जब भी कभी आप angle of the jaw पे young patients में below 25 years of age angle of the jaw पे hard bony swelling देखें तो always consider this Gary's osteomyelitis as a differential diagnosis in your mind. Carl Gary in 1893 described it in long bones, while Berger was a scientist who discovered this condition in jaw bones. Most common site is the lateral aspect of the mandible. Etiology क्या है? Chronic mild irritation or infection. और it is not an acute condition. ये 1-2 दिन 3-4 दिन के इन्फेक्शन से नहीं होता है ओस्टियोमाइलाइटिस. ओस्टियोमाइलाइटिस किसी भी टाइप का हो, इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्रॉनिक मतलब लंबा जो इरिटेशन या लंबा ट्रॉमा कंटिन्यूस होता रहा हो किसी भी वजह से, लाइक ड्यू टू डेंटल केरीज, पेरिडोंटल डिजीज और सॉफ्ट टिश्यू डिजीज दैट कॉजेज लॉन्ग क्रॉनिक इरिटेशन, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस. रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में क्या होगा? Radio opaque laminations nearly running parallel to each other and to the underlying cortex. जो हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है उसका कॉर्टेक्स जब रेडियोग्राफिकली विजिबल होता है तो उसके पैरेलल रेडियो ओपेक लाइंस और विजिबल होती हैं जिन्हें हम रेडियो ओपेक लैमिनेशंस बोल देते हैं. दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द कॉर्टेक्स. सो दिस अपीयरेंस, ये ऐसी अपीयरेंस देता है जैसे कि अनियन की स्किन हो. अनियन की भी देखिए आप लेयरिंग स्किन, जो अंदर लेयर्स होती है पैरेलल टाइप की होती हैं. जब आप एक अनियन को हाफ काटेंगे तो देखेंगे उसमें पैरेलल लैमिनेशंस आपको दिखेंगी. तो द रेडियोग्राफिक appearance of Gary's osteomyelitis is like that of onion skin appearance. Differential diagnosis: Ewing sarcoma, osteosarcoma, fibrous dysplasia. Coming to the management, removing the cause of the infection first of all. Number 2, no antibiotics are needed. As I told you in the starting, it is a non-suppurative type of infection. And third is the surgical contouring of the deformity. जो भी deformity है उसको surgically we have to reform it. So this was all about Gary's osteomyelitis or chronic non-suppurative sclerosing type of osteomyelitis. Third is the management of oral candidiasis. Now, what is candidiasis? Candidiasis is one of the most common human opportunistic infections of the oral cavity. Whenever our body gets weak or we are on a long-term antibiotic therapy, long-term steroid therapy, तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि हमारी body में और बाकी opportunistic infections हों. उनमें से एक है candidiasis. It is caused by yeast-like fungus Candida albicans. ट्रीटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंडिडियासिस. तो यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि व्हेन एवर यू गेट अ शॉर्ट नोट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और द क्लिनिकल फीचर्स और द रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ सम कंडीशन, तो डू नॉट स्टार्ट एज सच ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस कंडीशन आर, डू राइट 1 to 2 लाइन्स. उसके इंट्रोडक्शन में 1 और 2 लाइनें लिखिए, देन कम टू योर टॉपिक. एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है. जस्ट अगर आपको मैनेजमेंट पूछा है कैंडिडियासिस का तो डोंट रोम हियर एंड देयर अबाउट द इंट्रोडक्शन पूरा और उसके क्लिनिकल फीचर बता दो, टाइप्स बता दो और आपका ट्रीटमेंट रह ही जाए. तो एग्जामिनर विल नेवर गिव यू मार्क्स. जस्ट फिनिश द इंट्रोडक्शन इन 1 to 2 to 3 लाइन्स एंड देन कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू व्हाट यू हैव आस्क्ड. जो क्वेश्चन में पूछा है उस पर सीधा आ जाइए. नाउ ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस बहुत टाइप का है, ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराऊंगी, देन यू विल कम टू नो. तो पहले हम उसकी टाइप डायग्नोस करेंगे, देन वी विल गो फॉर इट्स ट्रीटमेंट. करेक्शन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स और अंडरलाइंग डिजीजेस, प्रमोटिंग गुड ओरल हाइजीन, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीफंगल मेडिकेशंस. So mild disease and advanced disease. When the infection is mild और students infection चाहे mild हो चाहे advanced हो, as it is a fungal infection, the mainstay of our therapy is on the antifungal drugs. एंटीफंगल ड्रग्स ही इसमें देने हैं दोनों केसेस में. माइल्ड डिजीज में टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीफंगल ड्रग्स इज गिवन. उसमें क्या क्या है? क्लोट्रीमैक्सोल, मिकोनाजोल एंड निस्टैटिन. दीज आर द 3 मेन एंटीफंगल्स जिनकी टॉपिकल एप्लीकेशन हम माइल्ड केसेस में देते हैं. क्लोट्रीमैक्सोल 1% जेल क्रीम
2 to 3 times a day, और tablets या troches 10 mg का 5 times a day. You have to remember the name along with its compositions, कितना है 1%, 2%, along with the dosage, how many times it is to be given. ये clinical में आपको बहुत helpful रहेगा. बहुत common है candidiasis clinical. Clinics में आप देखेंगे students, तो you should know the names of the medicine जो आपको देनी है. मिकोनाजोल, इसका म्यूको एडहेसिव बक्कल टैब आता है, जो एक डिस्पर्सिबल टाइप टैब है. बक्कल म्यूकोजा में या लीशन के पास जहां भी रखेंगे, सलाइवा के साथ ये अपने आप डिस्पर्स होकर लीशन पे ड्रग डिलीवरी करता है. 50 mg टैब, OD for 7 to 14 days. Nystatin suspension 1 lakh units per ml, 4 to 6 ml it is given 4 times a day. And nystatin की पैस्टिलीज भी आती हैं, 1 to 2 पैस्टिलीज, 2 lakh unit each 4 times daily 7 to 14 days. Students, मे बी ये सब टर्म्स आपके लिए नहीं है, troches, पैस्टिलीज एंड mucoadhesive buccal tab. If you are not aware of these, do let me know in the comment section. I will make a short video explaining the drug delivery systems to you. Just for 5 to 10 minutes का वीडियो में आपको ये समझा दूंगी. Next is the in chronic mucocutaneous candidiasis with immunosuppression, topical agents are not effective. इनमें हमें जब immunosuppression के साथ chronic candidiasis है, we have to give the systemic antifungals. Again, do remember the names. You don't have any other option. Students में समझने वाला कुछ नहीं है. You have to learn it by heart. Ketoconazole, fluconazole, itraconazole, voriconazole, and posconazole. Along with that, I have written the dosages. Do learn and remember this. So this was the management of oral candidiasis. Now coming to our fourth topic is the Greenspan syndrome. Again, the term syndrome. It will be having 2-3 features. It's a triad of hypertension, diabetes mellitus, and oral lichen planus. You can remember it. Greenspan syndrome is the HOD. HOD is the mnemonic here. HOD. H for hypertension, O for OLP, lichen planus, D for diabetes mellitus. This term was first coined by Greenspan in 1963. It is a very complex enigmatic condition. Not just कि बीमारी complex है, but एक term आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये तीनों conditions as such individually एक patient में इकट्ठी होती हैं, या फिर hypertensive ड्रग्स और डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने से जो लाइकेनॉइड रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके ग्रीन्सपैन सिंड्रोम बनाया गया है. स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो, और आई एम टेलिंग यू कि लाइकन प्लानस और लाइकेनॉइड रिएक्शंस आर 2 different terms, but they are different actually in the etiology just. So clinically we can't differentiate between lichen planus and lichenoid reactions unless हमें history से पता हो कि patient is taking some drug, तो जो एक lichen planus होने का कारण भी हो सकता है. So antihypertensives and antidiabetics have a side effect of lichenoid drug reactions. जिसको हम clinically देखें तो वो lichen planus ही लगेगा. तो ये तीनों चीजें जब combine हो जाती हैं तो we have called it Greenspan syndrome. So this condition is enigmatic in just that कि it is a separate entity or drug induced lichenoid reaction emerging due to the medications. So cause it is due to the unmasking of the lichen planus antigen due to hypertensive and diabetic drugs. Female to male ratio 2:1, more in females. Occurs in about 0.1 to 4% of the population. This was all about the Greenspan syndrome. Now, next 5th topic from radiology, properties of X-rays. X-rays सबको पता होगा क्या होती हैं. X-ray tube diagnosis के लिए और यूज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हम. सो दिस क्वेश्चन कैन कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो. सो आई हैव कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 24 प्रॉपर्टीज, और दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द एक्सरेज. X-ray is a form of electromagnetic radiation. They have shorter wavelength, greater penetrating power. Students, wavelength is always inversely proportional to the penetrating power. They travel at the speed of light, 3 into 10 raised to by 8 meters per second. They can ionize gases, travel in a straight line in the form of waves. They affect the photographic plates and X-ray films. तभी X-ray films पे image बन पाती है. Made up of small packets of energy, जिसे हम photons या quanta कह देते हैं. They cannot be focused using a lens. Invisible to the eye and cannot be heard or smelt. Do not require any medium for propagation.
cannot be reflected, refracted or deflected by magnetic or electric field. They can penetrate the opaque objects. ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करके ही, हमारी आउटर स्किन को पेनिट्रेट करके ही हमारे टीथ का इमेज ये एक्सरेज पे फिल्म पे देती हैं. फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. Exhibits properties of interference, diffraction and refraction which are similar to visible light. They have germicidal or bactericidal effect. Have heating effect also. Can stimulate or destroy the living tissues. Exhibits the property of fluorescence. Now what is fluorescence? Process of emitting visible light when X-rays fall upon certain materials. जब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स बोलते हैं हम उनको, जिनके ऊपर एक्स रेज जब पड़ती हैं तो दे एमिट विजिबल लाइट. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लोरेसेंस. दे इंटरेक्ट विद द मटेरियल्स, दे पेनिट्रेट एंड कॉज आयोनाइजेशन. हमारी बॉडी में भी ये आयोनाइजेशन करके ही रेडिएशन के डिफरेंट इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है. एब्जॉर्ब्ड बाय मैटर. एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर of matter and wavelength of the X-ray beam. Structure की कैसी है डेंसिटी और X-ray beam की क्वालिटी क्या है. Have the property of attenuation, absorption and scattering. Produce an electric field at right angle to the path of propagation as well as a magnetic field at right angle to the electric field and both path of propagation. Then they can penetrate the solids, liquids or gases. This was all about the properties of X-rays. I have covered this question according to 10 marks and according to 5 marks. In 5 marks, you can choose what you want to write. I think 8 to 10 properties will be more than sufficient for a 5 marks question. Now, next and last topic of today's video, filters and collimators. Now, what are filters? Filter is a device that is placed in front of an X-ray source to reduce the intensity of certain wavelength from the X-ray beam. जब X-ray beam X-ray tube से निकलता है स्टूडेंट्स, तो उसमें कई एनर्जी लेवल्स के फोटोन्स होते हैं. हाई एनर्जी, मीडियम एनर्जी, लो एनर्जी. एंड जो सिर्फ हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं दैट आर यूजफुल इन मेकिंग द लेटेंट इमेज. सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करते हैं इमेज फॉर्मेशन में. जो लो एनर्जी फोटोन्स होते हैं दे जस्ट कंट्रीब्यूट टू पेशेंट एक्सपोजर एंड फिल्म फॉग. सिर्फ पेशेंट को एक्सपोजर देते हैं, वो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी ही नहीं होती है कि वो इमेज एरिया को क्रॉस करके हमारी फिल्म तक पहुंच पाए. सो ऐसे फोटोन्स को हम रिमूव कर देते हैं बाय प्लेसिंग द फिल्टर्स. फिल्टर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क. किस मेटल के? एल्यूमिनियम के बने होते हैं. दे सिलेक्टिवली, क्या फंक्शन इनका? selectively allows the passage of high energy photons and prevents the low energy photons from reaching the patient. Types of filtration, 3 types की है: inherent, added and total. Inherent filtration, which is given by word I, it is the filtration offered by the design of the X-ray tube. X-ray tube के अपने parts ही जो filtration provide करते हैं, that is the inherent filtration and it is 0.5 to 2 mm of aluminium. Added filtration is जो एक्स्ट्रा हम ट्यूब के डिजाइन के अलावा एल्यूमिनियम डिस्क्स ऑफ वेरियस थिकनेस हम एग्जिट पोर्ट पे, जहां से एक्सरे निकलती हैं पोर्ट से, वहां पे अगर हम एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम डिस्क्स लगा देते हैं to absorb these low energy photons, to filter the photons, so that is the added filtration. And total filtration is the sum of the inherent and added filtration. अब इनहेरेंट फिल्ट्रेशन जो है, एक्सरे ट्यूब के डिजाइन की अपनी फिल्ट्रेशन जो देता है. एक्सरे ट्यूब में ऐसी क्या चीजें लगी होती हैं जो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन देती हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास है जो उसका इन्वेल्व, इंसुलेटिंग ऑयल होता है अंदर, और सीलेंट दैट प्रोवाइड्स द लीकेज ऑफ ऑयल. दीज 3 थिंग्स इनसाइड द एक्सरे ट्यूब provide inherent filtration. Rare earth metals can also be used as filters. Aluminium तो यूज हो ही रहा है, इसके अलावा अर्बियम, यटरियम एंड समरियम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज filter metal. Now the collimators. Students, filters and collimators का टॉपिक हमेशा शॉर्ट नोट इकट्ठा ही आता है. Collimators, it is a metallic barrier with a central aperture which is used to contain the size of the X-ray beam to required site of exposure. जो एक पूरा बीम सर्कल की फॉर्म में आ रहा है उसको कॉलीमेट करना है हमें, उसको हमें एक ऐसी चीज से पास करना है जिसके सेंट्रल पे अपर्चर है ताकि बीम का साइज रिड्यूस हो जाए
to just reduce the patient exposure and prevent the scattered radiation. अगर वो बीम पूरा का पूरा एक सर्कल की तरह पेशेंट के ऊपर जाएगा तो उसमें कितने लो एनर्जी फोटॉन्स होंगे, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द रेडिएशन एक्सपोजर. बट व्हेन वी विल बी कोलिमेट द बीम, मतलब रिड्यूस द बीम साइज टू अ होल, जो सेंटर में अपर्चर है, तो पेशेंट एक्सपोजर विल बी रिड्यूस्ड. इट इज मेड ऑफ थिक प्लेट ऑफ लेड. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फिल्टर्स में एल्यूमिनियम इज यूज्ड, कोलिमेटर्स में लेड इज यूज्ड. डायमेंशंस कितना रिड्यूस करेंगे? कोलिमेटेड बीम शुड बी कंटेन्ड विद इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 7 सेंटीमीटर और 3/4 इंचेस का सर्कल का डायमीटर को रिड्यूस कर देंगे. फंक्शंस, इट रिड्यूसेस द पेशेंट एक्सपोजर by decreasing the size of the X-ray beam. And number 2, it prevents the scattered radiation from reaching the film. So it will prevent the film fog, जिसके कारण इमेज की डायग्नोस्टिक क्वालिटी खराब हो जाती है. जो धुंध की तरह फिल्म पे धब्बे से आ जाते हैं, दैट इज नोन एज फिल्म फॉग. तो स्कैटर्ड रेडिएशन अगर रिड्यूस होगी तो फिल्म फॉग भी रिड्यूस होगी. तो टाइप ऑफ कोलिमेटर्स 3 टाइप्स, रेक्टेंगुलर, डायाफ्राम, ट्यूबुलर. Mainly rectangular collimators are used. They reduces the exposure by almost 60%. So students, this was all about collimators and the topic filters and collimators. So आज के वीडियो के 6 टॉपिक्स हमने कवर कर दिए. 3 were from oral medicine and 3 were from radiology. तो students, coming to the last and not the least part of our videos, questionnaire. इन सबके शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं. इसके अलावा यूक्लिड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज कैन ऑलवेज बी अ 10 मार्क्स क्वेश्चन. और फिल्टर्स, कोलिमेटर्स सेपरेट टॉपिक भी आ सकता है एंड दे कैन कम साइमल्टेनियसली ऑल्सो. इसके अलावा ये जितने भी 6 के 6 टॉपिक हैं, ये 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही हैं. तो स्टूडेंट्स, वंस यू सी दिस वीडियो, explained video, you will be having the idea about these topics. Go through my notes and go through my video properly to have a detailed knowledge of these topics. So students, ये आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक पढ़िएगा इसको. बी अलर्ट, बी अटेंटिव. आपको वीडियो नॉलेजफुल और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो समझ नहीं आया, ताकि नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में उसे क्लियर कर सकूं. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी वो हेल्प मिल सके जो आपको मिल रही है. स्टूडेंट्स, thank you so much. Don't forget to subscribe to my channel, Dental Solutions. Thank you, students.